नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको, देहरादून स्थित सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बजट सत्र से पहले अहम कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे लगभग 1,11,000 करोड़ के आकार में पेश करने का निर्णय लिया है, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 10% अधिक होगा। बजट में आवश्यक संशोधनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग लगातार बीजेपी से जुड़ रहे हैं और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पार्टी संगठन मजबूत हो रहा है और उत्तराखंड में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार में शामिल करना चाहती है जो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न पदों पर रहने वाले कार्यकर्ताओं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी हमने सबके लिए दरवाजे खोले हैं और यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब परिवार में लोग जुड़ते हैं तो उसका लाभ पार्टी को मिलता है। और आज हल्द्वानी के अंदर अनेकों ब्लॉक प्रमुखों ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है, जिला पंचायत निर्वाचित सदस्यों ने ली है, बीडीसी मेंबरों ने ली है और कुछ और दलों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की संस्था ली है। मैंने उन सबका स्वागत किया और यह गति हमारी लगातार बढ़ने वाली है। आज 2 जिलों का था, बाकी जिलों के कार्यक्रम भी समय पर हम घोषित करने वाले हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम अपने गढ़वाल मंडल में भी 27 तारीख को होगा। उस दिन भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उधर आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दरअसल मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की मांग उठाई है और देहरादून के गांधी पार्क में उन्होंने 1 घंटे का मौन उपवास और धरना देकर सरकार से ठोस पहल की मांग की है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जो गैरकानूनी है। उन्होंने कहा है कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून की मलिन बस्तियों को मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। एक समग्र रूप से सामने है। हम एक लोक कल्याणकारी राज्य है, हमारे ही अपने लोग हैं सब जो है, तो उन लोगों के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका कैसे समाधान किया जाए, हम किसी एक बिंदु पर नहीं फोकस है। लेकिन अब इसमें ऐसे भी बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु है जिन लोगों ने, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, गाँव खतरे में पड़े, जैसे गरब्यांग का गाँव है, वो लोग सितारगंज के जेल फार्म की ज़मीन पर बसाए गए, उनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला। लोगों ने देश के विकास के लिए अपने गांव कुर्बान कर दिए, जैसे टिहरी विस्थापित लोग हैं जो पथरी दोषित यहीं देहरादून में बसे हुए हैं, देहरा खास में दूसरी जगह बसे हुए हैं, ऋषिकेश में बसे हुए हैं। अब उन लोगों को भी मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया, 50 साल होने को आ रहे हैं। और उसी तरीके की स्थितियां जो है वन गुजरों के सामने है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी अपने जंगलों में आवास करते थे, एक प्रकार के जंगल के वो चौकीदार थे। जंगल हमारे बने, उन जंगलों के साथ जो है वन गुजर भी अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करते थे। उनको भी उस समय की सरकार के फैसले के अनुसार बसाया गया, उनको भी अभी तक मालिकाना हक नहीं है। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिसके जरिए राज्य के आर्थिक विकास में, एक समग्र विकास में ये सब चीज़ें एक ज्वलंत समस्या के रूप में खड़ी हैं और इनका समाधान निकाला जाए। हम उस बिंदु पर फोकस करना चाहते हैं ताकि चुनाव आ रहे हैं 2026 में हो या 27 में हो, तो राज्य की जनता भी इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके निर्णय करे और राजनीतिक दल भी इसके अनुसार अपनी नीति बताएं। या तो मंत्रिमंडल आज फैसला करे, मतलब
इस समय का मंत्रिमंडल फैसला करे। यदि ये फैसला नहीं करता, आज की विधानसभा फैसला करे। वो नहीं करती है तो जनता जनार्दन फैसला करे। ये हमारी इसका मकसद है। उधर उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों एक बार फिर से भूचाल आ गया है। खानपुर विधानसभा सीट से शुरू हुआ दंगल अब पूरे प्रदेश में फैल रहा है। बीते दिनों पूर्व विधायक का कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग देखने को मिली और इससे टकराव की स्थिति एक बार फिर से खानपुर विधानसभा में बनती हुई दिखाई दे रही है। उधर देहरादून में शिक्षा निर्देशक के साथ हुई दुर्व्यवहार के विरोध में दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष नालेश्वरी के नेतृत्व में दरअसल कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित अधिकारी को न्याय दिलाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि स्कूल का नाम बदलने के विवाद में उमेश शर्मा काऊ के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिकारी से अभद्र व्यवहार किया गया। पार्टी ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज जिलाध्यक्ष बालेश्वर जी के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। उसमें हमने कहा है कि देहरादून में जिस तरह से एक सीनियर अधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग के एक स्कूल का नाम चेंज करने पर भाजपा के विधायक उमेश काऊ जी के नेतृत्व में जो मिसबिहेव उनके साथ किया गया, जो बदतमीजी की गई है, उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन ना किया जाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और उसमें हमने स्पष्ट तौर से कहा है इस तरह से गुंडागर्दी जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, कहीं उन पर लगाम नहीं लग रही है। और लगाम तो लगी रही है, और बल्कि जो खनन माफिया, भू माफिया, तमाम नशा माफिया, तमाम लोगों पर कहीं भाजपा लगाम लगाने का काम नहीं कर रही और बल्कि अधिकारियों को जो जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उसको लेकर ही हमने ज्ञापन दिया है। और इसकी हमने निंदा की है और कहा है उस अधिकारी को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको सजा मिले और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उधर आपको बता दें कि 9 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए विधायकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सत्र के दौरान अपने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा प्रश्न तैयार किए जा चुके हैं। विधायक खाजुआन दास ने बताया कि गैरसैंण में बजट बीते वर्षों से अधिक होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिलों में जाकर सभी वर्गों से संवाद किया जा रहा है। बजट 2026 उत्तराखंड के सभी वर्गों के लिए एक सकारात्मक बजट होने जा रहा है। विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि बजट सत्र इस समय, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि अगला जो सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा और गैरसैंण में पूरी तैयारी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण और विधायकगण भी, जिन्होंने अपने विधानसभा में जो क्वेश्चन लगा रखे हैं, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और इस समय की बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद किया है लोगों से और बजट में क्या अच्छा हम उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं, उसके लिए लोगों के सुझाव एकत्रित किए गए और उसमें से जो ठोस सुझाव होंगे उत्तराखंड के हित के लिए होंगे, उसके तहत उसको बजट में सम्मिलित किया जाएगा। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जनमानस के उनके जिस तरह से जो उनके सुझाव आए हैं उसके निमित्त बजट भी होगा। और बजट के लिए हम इतना भी कहना चाहेंगे कि बहुत ही सकारात्मक होगा, बहुत ही अच्छा होगा। पिछले साल का जो बजट था वो 1,03,00,000 समथिंग का था और इस समय का जो बजट होगा वो बढ़कर के होगा। तो मुझे लगता है कि ये बजट एक अच्छा साबित होगा। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में हरिद्वार से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल हिंदी परीक्षा के दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि दरअसल ये आरोपी सावित्री शिक्षा सदन इंटर कॉलेज और रावली महदूद के निजी परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे और कक्ष निरीक्षकों की सतर्कता से मामला उजागर हुआ है। नरेश कुमार हल्दियानी ने दरअसल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस संगठित नकल गिरोह की जांच में जुट गई है। सलेमपुर में जो है 8 बच्चे ऐसे मिले हमें जो परिषद परीक्षा में एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन वो दूसरे बच्चे की जगह बैठ कर एग्ज़ाम दे रहे थे।
तो उनके खिलाफ जो ना जब वो उनका आईडी कार्ड नहीं मैच किया तो उनको फिर चिन्हित किया गया, उनको पकड़ लिया गया है। और कल जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और विभाग की तरफ से जो है उनकी जो कॉपियाँ होती हैं वो गोपनीय विभाग को भेजी गई है। तो ये आज तक की कार्रवाई है। आगे भी अगर इस तरह कोई खबरभाष कोई मामला संज्ञान में आएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या गेट पे भी चेकिंग होती है, उसके बाद फिर जब क्लासरूम में बच्चे एंट्री करते हैं वहाँ भी चेकिंग होती है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो वहाँ पे एडमिट कार्ड प्रॉपर वो नहीं देख पाए होंगे तो शायद इस तरह ये अंदर तक पहुँच पाए। अदरवाइज जो ना ये गेट पे चेकिंग होती है उनको वहीं पे जो ना पकड़ लेना चाहिए था इस चीज़ को। तो कहीं मुझे लगता है कि जो ना उनकी तरफ से कोई चूक रही होगी, तो मैंने फिर से उनको निर्देश दे दिए हैं कि एडमिट कार्ड की जो ना प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाए और किसी तरह कोई लापरवाही ना हो। उधर उत्तराखंड के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने दरअसल राम सिंह का केड़ा की कार्यशैली और भाषा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान पनेरू ने आरोप लगाया कि विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। सामने आए जिस तरह से उमेश काऊ देहरादून में कर रहे हैं उस तरह से भीमताल के विधायक जी लगातार गुंडाई कर रहे हैं, लेकिन आज एक प्रत्यक्ष रूप से ये कागजों में सामने आ गई है। ये एक डॉक्टर ने कंप्लेंट की है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिसने भी इस तरह का व्यवहार किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। घटना है डॉक्टर के साथ मारपीट की है, उसने खुले लिखित कंप्लेंट की है और कोई उठाने वाला नहीं है। हरीश पनेरू आपके आशीर्वाद से इस आवाज़ को उठा रहा है। लगातार सबको जीने का अधिकार है, सबको सिस्टम है एक, उस सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। गुंडई किसी की बर्दाश्त नहीं। मांग हम ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से उमेश काऊ ने गुंडागर्दी करी उस तरह से भाई राम सिंह कड़ा की गुंडागर्दी भीमताल में नहीं चलेगी। सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। आप गुंडागर्दी मत करिए, आप सिस्टम को ठीक करिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार से सवाल पूछिए, आप डॉक्टर से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि दरअसल कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखंड की ओर से राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन, बचत, निवेश और पेंशन योजनाओं और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना रहा। विशेषज्ञों ने आय व्यय संतुलन कर, नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना पर विस्तार से जानकारी दी और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए वित्तीय अनुशासन अपनाने पर जोर दिया। में महालेखाकार कार्यालय उत्तराखंड के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता के ऊपर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि महालेखाकार उत्तराखंड के द्वारा पूरे राज्य का गवर्नमेंट अकाउंट्स जो है प्रिपेयर किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, बनाया जाता है और हर ट्रेजरी से, हर डीडीओ से, जो जिला के अंतर्गत हर कार्यालय में एक डीडीओ होते हैं और जिला में एक ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से जो हमारे पास अकाउंट्स आते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं जिसके वजह से वित्तीय प्रबंधन प्रभावित होता है। उस चीज को देखते हुए हरिद्वार से संबंधित जितने भी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दे थे, आज यहाँ पर लगभग 200 कर्मचारी अधिकारी आए, हर कार्यालय से आए थे। उनको बताया गया है कि वो अपने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो खर्चे को कैसे बुक करेंगे, कैसे उनको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे और इन तरह की तमाम चीजें जहां पर की पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खर्च करते हैं, एसी बिल पे निकासी करते हैं, उसका डीसी समय पे नहीं आता है, ग्रांट सीन एड मिलता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। इन सब चीजों की प्रक्रियाओं को विस्तार से इन्हीं के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। उधर आपको बता दें उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में है और 5 मार्च के आसपास खोल सकता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान के मुताबिक पूरी प्रक्रिया डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुरूप की जा रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में नए एटीसी लाइव ट्रैकिंग डिवाइस और मौसम उपकरण लगाए जा रहे हैं। शटल सेवाओं में करीब 30% कटौती के चलते किराए पिछले चरण के बराबर या थोड़े अधिक रह सकते हैं।
यात्रा की जो हमारा टेंडर है वो अपना फाइनल स्टेज में और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की संभावना है। और इसमें जो डीजीसीए के रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे वेट भी करवाया डीजीसीए से, और मैं अपेक्षा करता हूं कि बेहतर तरीके से फ्लाइंग हमारी हो पाएगी। साथ ही हमारे जो एटीसी 2 नए इस्टेब्लिश होने हैं, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसमें भी हम प्रयास करें। लाइव ट्रैकिंग के लिए डिवाइसेस का भी टेंडर हमारा ऑनगोइंग है। साथ ही जो हमारा कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क्स किए जाने हैं या नए एडिशनल स्टाफ को लगाना, तो मल्टीपल टेंडर हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ सीलोमीटर और इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं जिनसे हमें मौसम की बेहतर सूचना मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी हमारी पाइपलाइन में है। जी हाँ, तो जैसा हादसों को लेकर पिछली बार के सेकंड फेज में ही हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डीजीसीए की जो मदद ली थी। उधर देहरादून की दृष्टिबाधित कलाकार तमन्ना ने अपनी कला से नई मिसाल कायम की है। बिना औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने मंडला कला में महारत हासिल की और अब उनकी कृतियां दिव्या कला मेले में प्रदर्शित हो रही हैं। धैर्य, अभ्यास और आत्मविश्वास के दम पर तमन्ना ने साबित किया है कि सीमाएं नहीं, हौसले मायने रखते हैं। तबीयत से पत्थर उछालें तो आसमान में भी छेद हो सकता है। इस कहावत को साबित कर दिखाया है उत्तराखंड में देहरादून की तमन्ना ने। तमन्ना बचपन से ही आंखों से लाचार है, लेकिन एक ऐसी कलाकार हैं जिनकी रचना देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनका हुनर जटिल और बारीक, फिर भी सटीक है। तमन्ना 8वीं में थी जब उन्होंने मंडला कला सीखना शुरू किया। कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, सिर्फ धैर्य, एकाग्रता और अभ्यास से इस कला में महारत हासिल की। आज उनकी लगन ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। उनकी कलाकृतियां दिव्य कला मेले में दिखाई जा रही हैं। मैं मंडेला आर्ट वगैरह क्राफ्ट करती हूँ और मंडेला आर्ट जो है मतलब कि इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में। और मेरा ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुझे मौका मिला है, रमसा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर की तरफ से मुझे यहाँ पे मौका मिला है कि मैं अपना मतलब जो मेरी आर्ट्स है, पेंटिंग है, तो मैं उसके जरिए आगे बढ़ सकूं। तमन्ना की मां को बेटी पर फक्र है। वे बताती हैं कि तमन्ना की छोटी उम्र से ही चित्रकारी में रुचि थी। वे घर पर चित्रकारी करने में तल्लीन रहती और बिना गुरु अपनी कला को निखारती। सर, ये शुरू से ही जब से स्कूल जाती थी तो तब से इसे छोटा छोटा ड्राइंग बनाना, घर में खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था, तो ये शुरू से ही क्राफ्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह बहुत करती थी। तो मैंने बोला इसको, भाई जब तुम करते हो तो आगे बढ़ो, करो। तो ये तब से इसको ये शौक है करने का। इसने कहीं से कोई वो नहीं ली है, मतलब जैसे बोलते हैं कोई कोचिंग नहीं ली है। ये अपने दिल से, अपने मन से बनाती है। पढ़ाई और कला के बीच संतुलन बनाते हुए तमन्ना IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। उन्हें ये भी उम्मीद है कि एक दिन वे अपनी कला की कक्षाएं खोलेंगी ताकि युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करें और उनकी प्रतिभा निखार सकें। उधर आपको बता दें कि दरअसल चौबटिया में भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हो गया है और 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के करीब 120 जवान हिस्सा ले रहे हैं। और ये अभ्यास दोनों देशों के मजबूत होते रक्षा संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। उत्तराखंड के चौबटिया में सोमवार को भारत और जापान के बीच 7वां सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के करीब 120 जवान शामिल हैं। यह अभ्यास भारत जापान के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का अहम हिस्सा है। पिछले 1 दशक में आपसी रिश्ते, नियमित उच्च स्तरीय मुलाकात, साझा पहल और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं की वजह से काफी मजबूत हुए हैं। India and Japan have a deep historical and cultural connect and share common democratic values. Over decades, we have stood by each other in the times of need, and our presence here today is a testament of the trust that has developed between our nations.
धर्म गार्जियन का प्रमुख मकसद खासकर अर्ध शहरी परिवेश और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त संचालन के लिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। इस दौरान कई सामरिक अभ्यास होंगे। इनमें अस्थायी बेस बनाना, निगरानी अभियान, घेराबंदी और तलाशी अभियान, हॉलीबॉर्न टास्क और हाउस इंटरवेंशन जैसे अभ्यास शामिल होंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।